हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आपसे बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है और इसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से क्लियर है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस? तो बेसिकली क्या होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज इन होल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है कि पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर की कोई भी चेंजिंग नहीं होती। मींस जो टेम्परेचर पहले होगा वही टेम्परेचर बाद में होगा। तो कहा जाता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? काफी सिंपल है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज इन होल प्रोसेस। ठीक है, अब कैसे होगा? तो देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 100% या आइडियल कंडक्टिंग बॉडी चाहिए। आइडियल मिलती कहां है जो हमें मिल जाएगी कंडक्टिंग? तो फिर अब बीच का रास्ता निकालो। होता है ना कई बार कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन यार ये तो नहीं है, अब क्या किया जाए? तो कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, जिससे कि जो भी हमारे पास चीजें हैं उसी से हम काम चला लें। तो कहा जाता है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द बॉडी शुड बी 100% कंडक्टिंग, बट इट इज नॉट पॉसिबल। देन एनी टाइप्स ऑफ स्लो प्रोसेस, किसी भी टाइप के स्लो प्रोसेस को क्या हो सकता है? कैन बी से आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप कहोगे कैसे? तो देखिए, जैसे यहां पर एक सिलेंडर है, इसकी पूरी जो बॉडी है वो कंडक्टिंग है और ये जो है वो मूवेबल पिस्टन है, मूविंग पिस्टन। ये जो पिस्टन है ये मूविंग पिस्टन है। इसके अंदर कोई हमने गैस रख दिया, गैस इसमें से लीक नहीं हो सकती। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक छोटा सा वेट रख दिया, इसके ऊपर एक छोटा सा वेट रखा। अब छोटा सा वेट रखेंगे तो ये जो सिलेंडर है ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। यहां पे जो ही हमने वेट रखा, सिलेंडर नहीं पिस्टन, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब नीचे आने से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। हम कुछ देर तक रुक जाएंगे, चलो यार रख दिया, अब रुक गए। अब प्रेशर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, लेकिन होगा क्या कि जो भी हीट है वो कहां चली जाएगी? बाहर की तरफ। ठीक है, अब जो टेम्परेचर यहां है वही टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद यहां हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि चलो भाई एक और वेट रख देते हैं। ये सिलेंडर का साइज कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि यार आर्टिस्ट तो अपन है नहीं, तो यहां से देखा जाए, इसके ऊपर हमने एक वेट यहां रखा था, हमने कहा चलो यार एक और वेट यहां रख देते हैं। पिस्टन थोड़ा सा और नीचे आ गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो फिर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज हो गया, हम फिर रुक गए। इसके बाद से फिर हमने क्या किया? फिर हमने यहां पे इसके ऊपर एक और पिस्टन वेट रख दिया, इस पिस्टन के ऊपर। पिस्टन थोड़ा सा और नीचे आ गया, अब तक दो थे, अब कितने हो गए? 3। फिर प्रेशर बढ़ गया। भाई पहले प्रेशर क्या था? P1, बाद में हो गया P2, वॉल्यूम V1, V2, लेकिन एक टाइम लिया। फिर प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, फिर प्रेशर P4, वॉल्यूम V4। अब हमने क्या किया? फिर रुक गए हम थोड़ी देर तक। टेम्परेचर, चूंकि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, गेलुसेक लॉ जिसको बोलते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये होता है चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं? गेलुसेक लॉ और चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। तो अगर हम यहां पे देखें, हमने इसके ऊपर एक और वेट रख दिया। जब इसके ऊपर एक और वेट रखा तो ये और नीचे आ गया, हम फिर रुक गए।
थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें जब भी जो हीट थी वो कहां चली गई, बाहर की तरफ, कंडक्टिंग वॉल है। अब प्रेशर क्या हो गया P5 और वॉल्यूम हो गया V5। अब यहां देखिए प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, P1 से P2 ग्रेटर है, P3 इससे ग्रेटर है, P4 इससे ग्रेटर है, P5 इससे ग्रेटर है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो V1 से V2 लेस है, V3, V4, V5। ये जरूर आपके दिमाग में आता होगा कि यार अगर प्रेशर कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज रहेगा ही, ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा एग्जांपल है हमारे घर में रखा गैस सिलेंडर। जो टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है, जो टेम्परेचर बाहर का होता है वही अंदर का, लेकिन प्रेशर कितना ज्यादा होता है सिलेंडर में। और अगर अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है तो नेक्स्ट डे न्यूज तो आप देखते ही हो, ठीक है। तो वही बात हो रही है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा। सॉरी, टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। बायस लॉ को ही आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम उतना ही ज्यादा क्या हो गया, डिक्रीज। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये कंडीशन होती है कि पीवी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी शुड बी कांस्टेंट। अब इसमें दो चीज है, ये तो हम ऐसे जा रहे हैं जिसमें कि कंटिन्यूअसली हम क्या करते जा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम को कम करते जा रहे हैं। तो अगर हम देखें इसका ग्राफ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, P और V का कुछ ऐसे होता है, काफी ये, ठीक है, ऐसे। इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। ये होता है आइसोथर्मल कर्व। अब मान लीजिए कि हमने एक एक वेट को यहां से उठा लिया, फिर रुक गए, फिर उठा लिया, फिर रुक गए, फिर उठा लिया, फिर रुक गए, फिर उठा लिया, फिर कुछ देर तक रुक गए, फिर उठा लिया, फिर कुछ देर तक रुक गए। ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। और इस बार भी आइसोथर्मल कर्व कुछ ऐसे ही बनेगा V और P का, लेकिन इस बार एरो की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अच्छा एक चीज और देखिए, डेल्टा U जो होता है वो NCV डेल्टा T होता है। N की बात छोड़ दो, जो इसमें है होने दो, CV की भी बात छोड़ दो, या डेल्टा T, यानी कि पहले भी अगर यहां पे टेम्परेचर T है तो यहां पर भी T, यहां पर भी T, यहां पर भी T, यहां पर भी T, किसी भी दो रीजन में T माइनस T0, T माइनस T0, T माइनस T0, हर जगह। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंजिंग होती ही नहीं है, यानी डेल्टा T 0। और अगर डेल्टा T 0 तो डेल्टा U भी क्या होगा, यहां पे 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। वैसे भी थ्योरेटिकली बात करें तो इंटरनल एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, एंड सेकंड टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, मींस इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग नहीं होगी। और जब चेंजिंग नहीं होगी, जो पहले होगी वही बाद में एनर्जी होगी, यानी चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा U क्या होगा, 0। हमारी पॉकेट में 20 रुपए हैं पहले, और मार्केट से आया तब भी 20 रुपए आए, तो पॉकेट में कितने पैसे की चेंजिंग हुई, पहले 20 बाद में 20, नेट 0। तो इसीलिए हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, Q माइनस W। ये है डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, काफी सिंपल है। तो आप समझिए कि अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस में तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू Q माइनस W। यानी यहां से क्या होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा W, यानी जो भी हम हीट देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में। लेकिन ये केवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। बट अगर थ्योरेटिकली ये बता रहा है कि एफिशिएंसी 100% है, तो प्रैक्टिकली भी एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई भी हीट इंजन डिजाइन करें तो किसमें काम करें? आइसोथर्मल प्रोसेस में काम करें। साइक्लिक भी होता है बट वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी हीट इंजन अगर हम डिजाइन करें तो हमारी कोशिश होती है कि वो किसमें काम करे? इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्लियर है? एक बार फिर सुन लीजिए, शॉर्ट में फिर बोल दूं। आइसोथर्मल, इन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन होल प्रोसेस। For isothermal process, the body should be 100% conducting, but it is not possible. Then any types of slow process can be say isothermal process. ठीक है। In isothermal process, delta U equal to 0. Then according to first law of thermodynamics, delta U equal to Q minus W, and delta U equal to 0. Therefore, Q equal to W. So in isothermal process, the total energy can be converted into work. But it is possible only theoretically. But in practically, it is impossible. Practically possible नहीं है. But अगर theoretically efficiency 100% है, तो practically भी क्या होगा? Efficiency maximum होगी. इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी अगर हीट इंजन हम डिजाइन करें तो हमारी कोशिश होगी कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस में काम करे। नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे इसी का, उसमें हम बात करेंगे कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।